अली की मोहब्बत की खातिर रात के अंधेरे में मैंने अपना घर छोड़ा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी और जब मेरे माँ बाप ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो हूँ मेरे हक में अच्छा साबित नहीं होगा, तो मेरा अपने माँ बाप की तरफ से दिल खराब हो गया, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी मेरे बाबा ने उसकी मर्जी से की थी। हमारे घर में पसंद की शादी को बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन पता नहीं क्यों बाबा ने अली के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। मेरे बहुत इसरार करने पर वो मुझे ही समझाने लगे कि अली अच्छा लड़का नहीं है, वो मुझे खुश नहीं रख सकता। उस बात पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि बाबा मुझसे कहीं ज्यादा सोबिया से मोहब्बत करते हैं, और इस मौके पर यह बात सच साबित हो गई थी। सोबिया की शादी तो बाबा ने बड़ी राजी खुशी से अरसलान भाई के साथ कर दी थी, लेकिन अली को वो मेरे लिए मुसमीच कहकर इनकार कर चुके थे। जब से बाबा ने रिश्ते के लिए इनकार किया था, मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मेरा किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता था। बाबा शाम को दफ्तर से उते ही मेरे पास उते बैठते बातें करते, लेकिन मुझे उनकी बातों में भी झूठ ही महसूस होता था, जैसे वो दिखावा करते हों। सोबिया ही उनके लिए सब कुछ थी, क्योंकि वो एक टॉपर स्टूडेंट थी और मैं पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं थी। बाबा अक्सर मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे डांटते भी थे और प्यार से समझाते भी थे। इसीलिए मुझे लगता था कि बाबा की नज़र में मेरी कोई खास अहमियत नहीं है, और फिर अली को इनकार करके बाबा ने इस बात पर मेहर लगा दी थी कि मैं उनके लिए बिल्कुल भी खास नहीं थी। सोबिया ही उनकी बड़ी और लाडली बेटी थी। मेरे दिल में नफरत का ये बीज भी अली ने ही बोया था। मैं जब भी उससे बात करती तो वो हमेशा यही कहता कि तुम्हारे घर में हर कोई सोबिया सोबिया करता है, कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता क्या। और फिर मैंने भी इस बात को दिल से लगा लिया था। मैं जब भी नज़र डालती तो मुझे ऐसा ही लगता कि इम्मा सोबिया को ज़्यादा चाहती है। खासकर उसकी शादी के बाद वो जब भी घर आती तो उसकी मर्जी से खाना पकता, उम्मा उसके साथ घंटों बातें करती और कभी कभी तो लाड से उसके सर में तेल मालिश भी करती, जबकि मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। अरसलान भाई के आगे भी उम्मा बुझ बुझ जाते और दस्तरख्वान पर एक से एक पकवान सजा देते। इस बात से मैं बहुत ज्यादा चढ़ने लगी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और बाबा ने मेरे लिए दूसरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। एक रिश्ता तो सोबिया के तवस्सुत से ही आया था, वो उसका कोई ससुराली रिश्तेदार था, और जब मुझे उस बारे में पता चला तो मैं इस कदर बदजन हुई कि बना सोचे समझे मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और अपना मुख्तसर सामान बांधकर रात के अंधेरे में अली का हाथ थामकर अपने घर की दहलीज फलांग गई, क्योंकि इस घर में शायद मेरा कोई सगा नहीं था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। अली ने रात मुझे अपने दोस्त के घर पर ठहराया और फिर सुबह कोर्ट ले गया। वहीं हमने कोर्ट मैरिज कर ली। मुझे अपने माँ बाप की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था। अगर जहन में कोई बात थी तो वो बस यही कि मेरे माँ बाप को मेरे खुशियों से कोई वास्ता नहीं है। अली में मुझे कभी कोई बुराई नजर नहीं आई थी। वो अच्छा कमाता था, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था, और सबसे बड़ा कर ये कि वो मुझसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता था। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो मुझे अपने घर लेकर गया और पहली बार मैं उसकी उम्मा और बहनों से मिली। मुझे देखकर पहले तो उसकी उम्मा हैरान हुई, और जब अली ने बताया कि उसने मुझसे शादी कर ली है तो उनके चेहरे के रंग ही बदल गए। अलबत्ता उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात न की, बस यही कहने लगी इज्जत से भी शादी हो सकती थी। कोर्ट मैरिज करने की क्या ज़रूरत थी। अली ने अपनी उम्मा को प्यार से खुद ही समझा लिया और अपनी बहनों को कह दिया कि वो मुझे कमरे में ले जाए। उसकी बहनें मुझे देखकर कुछ खास खुश नहीं हुई थीं, लेकिन अली के कहने पर वो मुझे मेरे कमरे में ले गई थी। मैंने खुद ही मोहब्बत से उसकी दोनों बहनों को मुखातब किया और उनके नाम पूछे तो बहुत खड़े हुए। लहजे में उन्होंने बताया कि एक का नाम दुआ है और एक का दानिया। वो दोनों फौरा ही कमरे से निकल गई थीं और मैंने एक गहरा सांस लिया था। मोहब्बत को पा लेने की खुशी एक तरफ थी, लेकिन अली के घर वालों का रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। कुछ ही देर बाद जब अली कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या अब के घर वाले हमारी शादी से खुश नहीं हैं। मेरी बात पर अली मुस्कुराए और कहने लगे कि उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। मैंने कभी तुम्हारे हवाले से घर में बात नहीं की। उसी लिए उम्मा और बहनों के लिए ये एक सरप्राइज है जो फिलहाल उन्हें हज़म नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी मोहब्बत से उन्हें अपना बना लेना। ये कहकर अली ने मेरे बाल खोलने शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे वो अपनी मोहब्बत मुझ पर लटाने लगे। पिछले 2 सालों से हमारा सिर्फ फ़ोन पर ताल्लुक़ रहा था। अली फ़ोन पर भी ऐसी बातें करते थे
कि मैं शर्म से गुलाबी हो जाती थी। अब तो वो मेरे साथ मौजूद थे, उसलिए मोहब्बत की बारिश खुलकर बरसने लगी थी और मैं इस बारिश में उस कदर भीग गई थी कि मुझे अपने माँ बाप को छोड़ने का मलाल भी नहीं रहा था। अली के साथ मैंने एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत तो की थी, लेकिन सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शादी के एक हफ्ते के अंदर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं अपनी सास नंदो को बिल्कुल पसंद नहीं। अली के सामने तो वो कुछ न कहती, मगर उसके पीठ पीछे मेरा जीना मुश्किल कर देते। यहाँ तक कि मेरा कमरे से बाहर निकलना भी अजाब हो चुका था। मेरा खाना पानी सब मुलाजिम कमरे में लाकर ही दे जाते और मैं सारा वक्त चार दीवारी में बंद खुद को कैदी महसूस करती। कई दफ़ा मैंने ये बात अली से भी कही थी, लेकिन मेरी इस बात के जवाब में वो मुझे हमेशा अजीब नज़रों से देखते और कुछ भी ना कहते। और फिर एक दिन जब मैंने रोते हुए यही बात की कि अब की इम्मा मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखती, तो अली गुस्से से खड़े हुए और कहने लगे, बकवास बंद करो, अपनी रोज रोज एक ही झूठ कहती हो, तुम्हें शर्म नहीं होती? मेरी उम्मा तो सारा वक्त तुम्हारी तारीफें करती हैं और तुम कहती हो कि उनका हमेशा ही होगा। रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, तुम खुद ही मेरी माँ और बहनों के साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन याद रखना कि मेरी माँ और बहनें ही मेरे लिए सब कुछ हैं। ये कहकर अली है गुस्से से कमरे से निकल गए थे और मैं हका बिका रह गई थी। पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की थी और दुख तो मुझे इस बात का था कि उन्होंने मेरी बात पर एतबार नहीं किया था, बल्कि अल्टा मुझे कसूरवार ठहराकर चले गए थे। रोते रोते आधी रात हो गई थी और फिर अली लौटे थे, लेकिन उन्होंने तब भी मुझसे कोई बात न की थी, बल्कि क्रूड बदल कर लेट गए थे। अली के सिवा मेरा कोई नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें मनाने लगी और फिर सुबह के वक्त जाकर जब वो माने तो सख्ती से कहने लगे कि मेरी उम्मा और बहनों के साथ अपना रवैया ठीक रखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी उम्मा और बहनों को कोई बुरा कहे। मैंने इनसे माफ़ी मांग ली थी और वादा कर लिया था कि मैं इन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अगले दिन जब वो दफ्तर चले गए तो मेरी सास मेरे कमरे में चली आए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगी कि तुम मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकते, तुम इस घर में ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हो। पहली बार मेरी सास ने खुलकर मुझसे उस तरह की कोई बात की थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अपनी माँ और बहनों के लिए अली की मोहब्बत में देख चुकी थी और अपनी सास का अंदाज देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो वाकई ही मुझे ज्यादा दिन इस घर में टिकने नहीं देंगी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वापसी की सब किश्तियां जलाकर मैं इस घर में आई थी, उसी लिए मुझे किसी न किसी तरह अपनी सास और नंदों को खुश रखना था और फिर मैंने यही कोशिश शुरू कर दी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी उनको कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक दोपहर मेरी नंद दुआ मुझे बुलाने के लिए आई और कहने लगी कि खाला का बेटा आया है दूसरे शहर से और मेरी सास उससे मेरा तारुफ कराना चाहती है, मैं तैयार होकर आ जाऊं। सास का हुक्म सुनकर मैं जल्दी से बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई ताकि इन्हें बुरा ना लगे और ड्राइंग रूम में चली गई। वहां मेरी सास एक लड़के के साथ बैठी थी, मैं भी उनके साथ बैठ गई। मेरी सास ने मेरा तारुफ कराया और कहने लगी ये मेरी बहू है। वो लड़का मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। सास कहने लगी कि मना बनाकर क्यों बैठी हो, कुछ बातचीत करो, बच्चा क्या सोचेगा कि भाभी का मिजाज कैसा है। सास ने इतनी सख्ती से कहा था कि न चाहते हुए भी मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी और उससे बातें करनी लगी थी। सास ये कहकर उठ गई कि वो खाने का इंतजाम करके उती हैं और फिर मैं और वो लड़का ही बैठे रह गए। वो मुझसे बातें कर रहा था और मुझे मजबूरी में उसकी बातों का जवाब देना पड़ रहा था। कुछ ही देर गुजरी कि अचानक ही अली ड्राइंग रूम में आ गए और मुझे उस लड़के के साथ बैठा देखकर हैरान रह गए और गुस्से में कहने लगे, ये कौन है और किसके साथ बैठकर उस तरह बातें कर रही हो। मैंने घबरा कर कहा, अब का ही तो कज़न है मेरा, तो कुछ नहीं लगता, अब की उम्मा के कहने पर ही मैं यहाँ आकर बैठी थी। अली ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, ये मेरा कोई कज़न नहीं है, झूठ मत बोलो, मुझे तो दुआ ने फ़ोन करके बुलाया था कि उम्मा की तबीयत ठीक नहीं। मैं तो इम्मा को अस्पताल ले जाने के लिए आया था और तुम यहाँ बैठी हो मेरी गैर मौजूदगी में रंग रलियां मना रही हो। अली के लफ्ज़ों ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच दी थी। मैं हका बकासी रमीद की तरफ देख रही थी कि जब ही अली ने गुस्से में खड़े खड़े मुझे उस रिश्ते से आज़ाद कर दिया था। वो कहने लगे, तुम बहुत ही बदजात औरत निकलें, पहले मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया
और अब जब मुझसे दिल भर गया है तो मेरे ही ड्राइंग रूम में गैर मर्दों के साथ बैठी हो। तलाक का लफ्ज़ सुनकर मैं चुकरा कर वहीं बेहोश हो गई थी, और जब मुझे होश आया तो मेरी नंद मेरे पास बैठी थी। उसने चीख कर अपनी उम्मा को बुलाया और कहने लगी कि भाभी को होश आ गया है। मेरी कानों में तो अब भी तलाक के लफ्ज़ गूंज रहे थे। मैं बड़ी तरह रो रही थी। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, अपना सामान समीटो और अपने घर जाओ, तुम्हारा किस्सा ख़त्म हो चुका है। मैं रोते हुए अपना सामान समीटने लगी कि जब ही अली चले। वह अपनी उम्मा बहनों को कमरे से बाहर निकालकर अली ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास अगे अली को देखकर मैं डर कर पीछे हटी थी कि अब उनका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अली रोने लगे और कहने लगे, मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी बात सुने बगैर ही मैंने तुम्हें तलाक सुना दी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम भी मुझे छोड़कर न जाओ। वैसे भी तुम कहाँ जाओगी? मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन जब तुमने अपना घर छोड़ा था तो तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आ गया था और उनका इंतकाल हो गया था। तुम्हारी इम्मा सोबिया के साथ दुबई जा चुकी है। अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। अली के लफ्ज़ों ने मेरे सर पर इस्मान गराया था। मैं फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। वो कैसे मुझसे इतना बड़ा सच छिपा सकते थे? मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा था और ये सच्चाई अली मुझे अब बता रहे थे। मैंने उन्हें धक्का दिया और कहा कि आपने हमारा हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। मैं किस हवाले से यहाँ रहूँ? मेरा तो बाप भी उस दुनिया में नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अपना सर पैटने लगी तो अली मेरे पास ही बैठ गए और कहने लगे, तुम दोबारा मेरी हो सकती हो, मैं तुम्हारा हलाला करवा दूंगा। अली की बात सुनकर मैंने हैरत से उन्हें देखा था। हलाला ये लफ्ज़ मैंने पहले भी कई दफ़ा सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मुझ पर भी ऐसा वक्त आएगा। उसके बाद अली ने मुझे जैसे तीसरे इस मामले के लिए राज़ी किया। मैं मजबूर थी, मेरे पास भी कोई छत नहीं थी। उसी लिए अली की बात मान गई। अलबत्ता मेरी सास ने खूब हंगामा खड़ा किया था और अली को इस बात के लिए मना किया था, मगर वो जुनूनी इंसान थे। मोहब्बत भी जुनून की हद तक करते थे और गुस्सा भी उन्हें ऐसे ही चढ़ता था। उसी लिए उन्होंने अपनी उम्मा की भी कोई बात न सुनी और पैसे देकर अपने ही एक मुलाजिम से मेरा हलाला करा दिया। एक रात के लिए मैं अपने घर के मुलाजिम की बीवी बनकर उसके क्वार्टर में पहुंच गई थी, और वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी थी, क्योंकि इस मुलाजिम ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया था और शौहर होने के सारे हुकूक मुझसे वसूल कर लिए थे। उसके बाद अली ने उसकी और मेरी ज़बरदस्ती तलाक करवाई और फिर दोबारा मुझसे शादी कर ली। अली के लिए उस मसले का यही हल था, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ सिर्फ एक मजबूरी थी। मैं दोबारा अली के निकाह में हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल उस कदर बड़ी तरह टूटा था कि मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। अली मेरे साथ मेरे पास भी होते तो भी मैं खोई खोई रहती और हर वक्त मुझे अपने बाप की याद होती। बाबा यही तो कहते थे कि अली मेरे काबिल नहीं है, मगर ये बात मुझे अब समझ आई थी जब मैं सब कुछ गंवा चुकी थी। जिंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी। मेरी सास और नंदों का रवैया अभी भी पहले जैसा ही था, और फिर महीना भी नहीं गुजरा था कि एक दफ़ा फिर मेरी सास ने ऐसा खेल खेला था कि अली ने फिर मुझे तलाक सुना दी थी। अब की बार तो मुझे यकीन ही नहीं आया था कि अली ने फिर मेरे साथ वही हरकत की है, मगर पहली बार की तरह फिर कुछ घंटे गुजरते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मेरे कदमों में बैठ गए। अली ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं दोबारा। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। इसीलिए जब उन्होंने माफ़ी मांगी और हलाले की बात की तो मैं फिर खामोश हो गई। अब की बार उन्होंने अपने दोस्त से मेरा हलाला करवाया था और उसने भी मुझे एक रात के लिए पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया था। उसे तो पैसे भी मिल गए थे और मेरा साथ भी। खुसारे में तो सिर्फ मैं थी जिसका हर बार इस्तेहसाल हो रहा था। मैं फिर अली के निकाह में आ गई थी, लेकिन ये निकाह भी ज़्यादा अरसा कायम न रहा और अली ने फिर अपनी माँ के जाल में फंस कर मुझे तलाक सुना दी। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि रुका ही नहीं। 7 बार अली मुझे तलाक देकर मेरा हलाला करवा चुके थे और हर बार मैं उनके जुनून की भेंट चढ़ जाया करती थी। काश के मेरे बाबा जिंदा होते तो मेरे पास वापसी का कोई रास्ता होता। मेरे कुछ खानदान वाले तो मौजूद थे, लेकिन घर से भागी हुई लड़की को तो कोई पनाह भी नहीं देना चाहता। मैं भाग कर जाती भी तो कहाँ जाती। इसलिए सवीने बार अली के निकाह मियागी और फिर अली ने मुझे 7वीं बार तलाक सुनाई तो मुझ में सहने का हौसला ख़त्म हो गया। मैं चुकरा कर ज़मीन पर बैठ गई
اور علی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا کہ اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ علی کو پھر اپنے غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ بس یہ آخری بار ہے، اس کے بعد میں کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ بس اس بار حلالہ کر کے میری ہو جاؤ، پھر تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہر بار کی طرح پھر وہ مجھ سے وہی وعدہ دہرا رہے تھے جس پر وہ مہینے سے زیادہ پابند بھی نہیں رہتے تھے۔ اب کی بار تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نارمل انسان بار بار اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جنونی انسان تھے جو اپنے آپ پر قابو ہی نہیں رکھ پاتے تھے۔ کبھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے طلاق دیتے تو کبھی شک کی بنیاد پر۔ 8ویں بار جب میرے شوہر علی مجھے ہاتھ پکڑ کر حلالہ کے لیے دور دراز علاقے میں لے گئے اور بتایا کہ اس بار وہ ایک 13 سالہ بچے سے میرا حلالہ کروانا چاہتے ہیں، تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے اور اس بات کے لیے کیوں راضی ہوا ہے؟ علی مسکرا کر کہنے لگے کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس بچے کی سوتیلی ماں کو پیسے کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے اسے حلالہ کے لیے راضی کر لیا ہے۔ بس تم نے ایک رات اس بچے کے ساتھ گزارنی ہے، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اور علی نے اس 13 سالہ فرزان کے ساتھ میرا نکاح کروا کے مجھے ایک رات کے لیے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ فرزان کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی اس کی سوتیلی ماں نے مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دیا اور خود یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ رات پڑوس کے گھر گزارے گی۔ فرزان میرے پاس آ کر بیٹھا تو بہت گھبرا رہا تھا اور پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ بہت ہی مجبوری میں مجھ سے نکاح کر بیٹھا ہے، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے اس کام کے لیے زبردستی راضی کیا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، لیکن اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم ڈھاتی ہے۔ میں نے حیرت سے فرزان کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت اور معصوم سا بچہ تھا، لیکن کہیں کہیں اس کے جسم پر نیل کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ مجھے اس بچے پر بہت رحم آیا اور میں نے اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ میرے سینے سے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پھر میں نے اسے پیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے پیار اور محبت کی ضرورت تھی۔ وہ مجھے بہت اپنا لگا تھا۔ وہ میری طرح کی کشتی میں سوار تھا جہاں کسی اپنے کی کمی کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے اور کسی سائے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ سایہ میسر نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے فرزان کو یہ سایہ دے دیا تھا اور پھر وہ ساری رات میں نے فرزان کے ساتھ ایسے ہی گزار دی تھی۔ میں اسے اس قدر محبت دینا چاہتی تھی کہ اس کے اندر کی تشنگی دور ہو جائے، اور میں اس کام میں کامیاب بھی رہی تھی۔ صبح تک وہ بہت پرسکون ہو چکا تھا اور میرے ساتھ بہت خوش بھی تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر تم میری بات مان لو۔ فرزان نے مجھے حیرت سے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلتے ہیں۔ تم میرا سہارا بن جاؤ اور میں تمہارا۔ میں پڑھی لکھی ہوں، کما سکتی ہوں، اتنا کماؤں گی کہ تمہاری پڑھائی بھی ہو جائے گی اور ہمارا خرچہ بھی نکل جائے گا۔ جب تم پڑھ لکھ کر بڑے ہو جاؤ گے تو پھر اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا۔ اگر مجھے اپنے نکاح میں رکھنا چاہو تو ٹھیک ہے، اور اگر طلاق دینا چاہو تو بھی مجھے منظور ہوگا۔ ویسے بھی ہر بار مجھے طلاق ہی تو ملتی ہے، لیکن تمہارا اور میرا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر فرزان بالکل خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں نے صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی فرزان اور اپنا سامان اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے اس گھر سے نکل گئی اور ایک خط اپنے سابقہ شوہر کے نام چھوڑ دیا۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں لکھ دیا تھا کہ میں مزید اس کے جنون کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی۔ یہ میری غلطی تھی کہ ہم نے اسے صاف لفظوں میں لکھ دیا تھا کہ میں مزید اس کے جنون کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی۔ یہ میری غلطی تھی کہ دور اندیشی کو نظر انداز کر بیٹھی اور اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ چن لیا، مگر اب میں مزید ان کانٹوں پر خود کو زخمی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں۔ اور پھر میں فرزان کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچی اور میں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ نئے شہر میں کچھ دن ہم نے دھکے کھائے، لیکن پھر مجھے ایک سکول میں نوکری مل گئی اور وہیں میں نے فرزان کا داخلہ بھی کرا دیا۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لیا اور ایک نے سرے سے زندگی شروع کر دی۔ آج فرزان 12ویں جماعت میں ہے اور میں اسکول پڑھاتی ہوں۔ مستقبل میں اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ مجھے چھوڑنا چاہے گا تب بھی میں اسے نہیں روکوں گی، کیونکہ اس کی زندگی پر اس کا پورا حق ہے۔ البتہ اس کا ساتھ پا کر میں مکمل ہو گئی ہوں اور ماضی کی بہت سی غلطیوں سے سبق بھی سیکھ گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرا خط ملنے کے بعد
अली का हाल बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन शायद वो यही सब कुछ डेज़रू करता था। अब का क्या ख्याल है, क्या मैंने जो कुछ किया वो ठीक किया? क्या मेरी तरह माँ बाप का दिल दिखाकर घर से भागने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है? क्यों मैं शादी से पहले अली की फितरत को न समझ सकी? क्या मोहब्बत इस तरह इंसान को अंधा करती है कि इसे सही और गलत में फर्क भी समझ नहीं होता? क्या सच में माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं? क्या मेरी माँ वाकई ही मुझसे ज्यादा सौबिया से मोहब्बत करती थी, या फिर ये मेरा वहम था? अगर अब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ने कभी हम दोनों में फर्क नहीं किया। हाँ, अलबत्ता सौबिया मुझसे ज्यादा समझदार थी और उसे सही और गलत का इल्म है था। उसी लिए उम्मा अबा ने उसके फैसलों पर कभी एतराज नहीं किया। जबकि मैं हमेशा से ही कम अक्ल थी, और उसी कम अक्ली में तो मैंने अली जैसे इंसान पर भरोसा करके अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाया था। आपको क्या लगता है मेरी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा और मेरे और फरजान के हक में दुआ गो रहिएगा।